चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, मेल के भी और फीमेल के भी, सारे ऑर्गेन्स, उनके फंक्शंस, है ना, एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें अपन ने 4 स्टेप्स देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, देन वंस द जाइगोट इज फॉर्म्ड, वो फेलोपियन ट्यूब से डिवाइड होते होते इट विल कम टू यूट्रस, वहां आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। थर्ड प्रोसेस आपका हो जाएगा जेस्टेशन। अच्छा, इम्प्लांटेशन में क्या क्या देखा था हमने कि एक डिस्क शेप्ड टिश्यू रहेगा जिससे बॉडी कनेक्टेड होगी बच्चे की, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज प्लेजेंटा। इसके बारे में बात की थी हमने, प्लेजेंटा। और वो ट्यूब को हमने नाम दिया था अम्बिकल कॉर्ड। और एक एमनियन था जिसके अंदर बच्चा पलता है, जिसके अंदर पानी होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इट बर्स्ट आउट एंड उसी एमनियन से हम बच्चे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर जेस्टेशन पीरियड की बात की थी हमने कि अराउंड 36 वीक्स होता है इन फीमेल, इन ह्यूमन बींग्स। बाकी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये पीरियड चेंज होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था कि रैट्स का कम होता है और एलिफेंट का बहुत ज्यादा होता है, अराउंड, है ना, अराउंड 450 डेज 500 डेज के आसपास एलिफेंट का होता है जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। एंड देन बर्थ हमने देखा था कि द बेबी कम्स आउट ऑफ द बर्थ कैनाल वेजाइना, ठीक है। उसके लिए दोज हॉर्मोन्स हेल्प इन इन द डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। और इसी में हमने उसका भी देखा था कि अम्बिकल कॉर्ड को हम कट करते हैं, देन इट बिकम्स द फ्यूचर नेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। तो प्रोसेस पूरा रिप्रोडक्शन का हो चुका है, बस हम ओव्यूलेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम वो साइकिल समझना चाह रहे हैं कि व्हेन डज एक्चुअली ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, है ना, विद इन हाउ मेनी डेज द एग शुड बी फर्टिलाइज्ड, अदरवाइज इट विल बिकम डेड, ठीक है। और अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर उस एग का क्या होगा, तो ये सब हमको यहाँ पढ़ना है ओवुलेशन इन फीमेल्स में, ठीक है। चलिए रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना था आप लोग भी। तो एट अबाउट द एज ऑफ 10 to 13 years, यही प्यूबर्टी वाला एज है जहां पे द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग। At the about the age of 10 to 13 years, the ovaries of females are stimulated by follicle stimulating hormone. ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही सेक्रेट करता है, ये अपन पढ़े एफएसएच, follicular stimulating hormone secreted by your master gland। तो नाम दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड को, हमने क्या नाम दिया था, मास्टर ग्लैंड। तो ये आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एग। वही हमने बात की थी कि फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, दोस फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू एग्स, ओवम। दिस इज कॉल्ड द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। These hormones control the production of ova यानी कि eggs and appearance of secondary sexual characteristics in female. Unlike males, where sperms are produced throughout the life of men, but egg production का एक एज लिमिट होता है। मैंने आपको बताया मेनोपॉज होता है एक वो स्टेज लाइफ का जहां पे अब एग बनना बंद हो जाएगा। तो फीमेल में द रिप्रोडक्टिव फेज ओनली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 years। 45 to 50 years तक में ही, इसी रेंज के बीच में द एग फॉर्मेशन स्टॉप्स एंड द फीमेल कैन नो लॉन्गर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, बिकॉज एग बनना बंद हो गया है। तो अगर स्पर्म अंदर जाता भी है तो इट विल नॉट बी एबल टू फ्यूज विथ एग, क्योंकि एग तो है ही नहीं, ठीक है। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द ओवल हैज, ओवल नहीं होगा वो ओवरी होगा, उसको ओवरी कर लेना। द ओवरी हैज थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स इन इट। द ओवरी हैज थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल, मिला लाइन, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन ही है। द ओवरी, ओवल की जगह ओवरी कर लेंगे उसका। द ओवरी हैज थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स इन इट। These follicles are present right from the birth of girl। फॉलिकल्स बर्थ से है, बट ये फॉलिकल्स एग बनना चालू होते हैं प्यूबर्टी के बाद, बट दे रिमेन इनएक्टिव टिल प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी द फॉलिकल्स बिकम एग्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ एग्स फ्रॉम फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है।
आफ्टर प्यूबर्टी द बॉडी ऑफ फीमेल हैज सम पीरियोडिक एक्टिविटी, एक पीरियोडिक एक्टिविटी फीमेल की बॉडी में स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी। वो पीरियोडिक एक्टिविटी क्या है अगले दो पैराग्राफ में समझते हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ, दो ओवरी है, दोनों में से एक ओवरी हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करता है। एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। अब यूट्रस को तो नहीं पता है कि आने वाला एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, तो वो अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है। द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन क्या करता है, इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि एम्ब्रियो आने वाला है, तो उसको नरिशिंग करने के लिए, उसको पालने के लिए उसको क्या करता है, वो अपने वॉल्स को सॉफ्ट स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स बना लेता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मनाहिल अंदर चले जाए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर उस मंथ जो एग निकला है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, सब देख रहे हैं कहां रीड कर रहा हूं मैं, देन द यूट्रस वॉल ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो अगर उस मंथ में एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा तो जो भी यूट्रस ने तैयारी करी थी, दो स्पॉन्जी वॉल्स, दो ब्लड वेसल्स, वो सब क्या हो जाएगा, दे विल ब्रेक and they will come out as blood and tissue, mucus. This cycle takes place once every month and is called menstruation. Okay? It occurs in response to the low level of estrogen and progesterone hormone. The menstrual cycle is a series of changes a woman's body goes through to prepare for a pregnancy. तो ultimately ये हर month होता है, तो the female body actually is preparing for pregnancy. ठीक है, ऐसा क्योंकि हर मंथ हो रहा है, क्योंकि हर मंथ तो एग फर्टिलाइज होकर नहीं आएगा, बट कभी ना कभी ऐसा होगा कि एग जो है वो फर्टिलाइज होकर आएगा, तो वो प्रिपेयर रहेगा कि अब वो फर्टिलाइज एग को क्या करना, उसको फॉर 9 मंथ उसको पालना है, तो दैट इज वाई वो हर बार अपने आप को रेडी कर रहा है। स्पर्म सर्वाइवल इज मोर वायबल, अच्छा पहले एग वाला ना, अच्छा ऊपर वाला पैराग्राफ, सॉरी। मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर द फर्स्ट 3 to 4 days, है ना, जैसे ही वो एग और जो टिश्यू और ब्लड जो आएगा, ये 3 to 4 डेज का फेज रहेगा। ड्यूरिंग दिस फेज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का जो अंदर का लाइनिंग है इज शेड विच कॉसेज ब्लड वेसल्स टू रप्चर, दिस कॉसेज ब्लीडिंग एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। दिस टेक्स प्लेस फॉर 3 to 4 days. The first occurrence of menstruation is termed as menarche. इसको अंडरलाइन करना, menarche is the first time when the female experiences this cycle. और लास्ट वाले को क्या बोल रहे हैं, मेनोपॉज। स्टार्टिंग वाला मेनार्क है जो एट द एज ऑफ 12-13 के आसपास प्यूबर्टी के समय, और एंड होगा एट द एज ऑफ 45 to 50 या 40 to 45 भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट स्टॉप्स बाय द एज ऑफ 45 to 50 years and is called menopause. Most women ovulate at the 14th day. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हो गया, 3 to 4 डेज का वो जो फेज था वो निकल गया, उसके बाद से 14th डे में द एग फॉर्म्स, ठीक है, वो एग बन के आपके फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो 14 to 15th डे के अंदर ही अगर स्पर्म अंदर आकर के फ्यूज करेगा, देन ओनली द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड जाइगोट विल फॉर्म। दैट इज द टाइम वेयर द वुमेन इज मोस्ट फर्टाइल, यानी कि उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। at what time, at the 14th day of the menstruation, मतलब menstruation का जैसी फेज खत्म हुआ उसके 14th डे में, जनरली वो एवरेज है, नॉट एग्जैक्ट, वो रेंज होता है, ठीक है। किसी में 13th डे में एग फॉर्मेशन हो गया, किसी में 14th डे हुआ, किसी का 15th डे हुआ, तो वो एवरेज होता है 14th डे में। तो मोस्ट वुमेन ओव्यूलेट ऑन द 14th डे, बट 40 is an average, and most women will actually ovulate on a different day of the menstrual cycle. ऐसा जरूरी नहीं कि हर मंथ सेम डे पे ही या सेम डेट पे ही वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द डे ऑफ ओव्यूलेशन विल वेरी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल, ठीक है। अब ओव्यूलेशन अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वंस द एग हैज बीन रिलीज्ड, 14th डे में एग रिलीज हो चुका है, फॉलिकल एग बन के ओवरी के बाहर आ चुका है, इट मूव्स अलोंग द फेलोपियन ट्यूब। अब वो फेलोपियन ट्यूब से मूव होते होते कहां तक आएगा, यूट्रस तक आएगा।
द एग कैन लिव अप टू 24 आवर्स, ये एग का लाइफ होता है 20। तभी मैंने आपको कहा कि 14th डे में अगर एग रिलीज हुआ तो 14th to 15th डे के बीच में अगर स्पर्म अंदर आकर के फ्यूजन कर लिया, देन इट विल रिजल्ट इनटू अ जाइगोट एंड एम्ब्रियो देन फीटस। अदरवाइज अगर बाद उसके बाद में 24 आवर्स के बाद में अगर एग जाकर के फ्यूज होता है, सॉरी स्पर्म जाकर के फ्यूज होता है, तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू अ जाइगोट बिकॉज दैट एग हैज इज डेड एक्चुअली। ठीक है, तो उसका एक लाइफ होता है अप टू 24 आवर्स, जबकि स्पर्म सर्वाइवल इज मोर वायबल, बट टिपिकली 3 to 5 days तक स्पर्म अलाइव रहता है। So the days leading up to ovulation and the day of ovulation itself are the most fertile, लिखा है उसको फेराइट काट के फर्टाइल लिख लेना। कौन कौन से दिन को बोल रहे हैं मोस्ट फर्टाइल? द डेज लीडिंग अप टू ओव्यूलेशन एंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन इटसेल्फ आर द मोस्ट फर्टाइल। क्योंकि स्पर्म अगर ओव्यूलेशन के 1-2 दिन पहले भी एंटर किया तो वो तो 3 days तक सरवाइव कर सकता है, 3 to 5 days तक। तो ओव्यूलेशन के जस्ट पहले और ओव्यूलेशन के दिन तक द वुमेन इज मोस्ट फर्टाइल। ठीक है, वेन अ रोमन लिखा उसको वुमेन कर लेना है ना, रोमन हो गया है वो, मिला गया। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल का मतलब लिखा हुआ है, मोस्ट फर्टाइल का मतलब क्या है? फर्टाइल कर लिया ना उसको। फेराइट, वो फेराइट तो अलग होता है ना, फेराइट आयरन का एक और होता है। ठीक है, फर्टाइल बोल रहा हूं, FER। ये फर्टाइल अपन और भी कई वर्ड सुने हैं ना, कहां बोलते हैं फर्टाइल? सॉइल के लिए, कि सॉइल की फर्टिलिटी, तो सॉइल भी तो उपजाऊ है ना, सॉइल भी तो पैदा कर रही है, प्लांट को पैदा कर रही है। तो फर्टिलिटी का मतलब समझ गए ना, कि वो पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड इज एबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स, तो उसको अपन बोल रहे हैं फर्टाइल लैंड। और अगर फर्टाइल नहीं होगा तो दूसरा अपोजिट क्या होता है उसका? अनफर्टाइल, या फिर बैरन बोलते हैं ना, बंजर जमीन बोलते हैं, जो जहां पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। चलिए, तो मोस्ट फर्टाइल व्हेन अ वुमन इज मोस्ट लाइकली टू गेट प्रेग्नेंट, ये उसका मीनिंग है। फर्टाइल का मतलब है कि ये वो समय रहेगा जब जहां पर वुमेन के प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। As soon as ovulation has started, the follicle starts producing another hormone, progesterone, क्योंकि ये फिर वो इंश्योर करेगा कि यूट्रस रेडी हो जाए। ओव्यूलेशन जैसे होगा तो उसको आने में टाइम लगेगा ना, ओवम को टिल यूट्रस। तो प्रोजेस्टेरॉन ये करेगा कि इट विल प्रिपेयर यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, वही वापस से कुशन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे यूट्रस में। फिर अगर वो अनफर्टिलाइज रहेगा तो वो शेड होके बाहर आ जाएगा एट द 28th-29th डे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस फर्दर बिल्डअप, वही आप अभी जो मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस फर्दर बिल्डअप द लाइनिंग ऑफ वोम्ब इन प्रिपरेशन फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग। Meanwhile, the empty follicle within the ovary starts to shrink but carries on producing progesterone. मतलब जो follicle egg बन गया है वो अब shrink हो जाएगा and it will form progesterone, और ये progesterone यूट्रस को रेडी करता है फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड एज द एम्प्टी फॉलिकल श्रिंक्स। अब वो जो फॉलिकल खाली हो चुका है क्योंकि उसका तो एग बन चुका है, वो श्रिंक हो जाएगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आया क्यों था? यूट्रस की वॉल को प्रिपेयर करने के लिए। अब क्योंकि अब एक फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो इनका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। किसका? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। लेकिन इनका काम हो चुका है और एक तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो अब प्रेगनेंसी में तो प्रिपेयर करना नहीं है और आगे कुछ। Without the high levels of hormones to help maintain it, the thick womb lining that has been built up starts to break down and the female body sheds the lining. ये menstruation हो गया जो ऊपर अपन पढ़े। This is the start of the period and the beginning of the next menstrual cycle. वो end हो रहा है, मतलब menstruation phase में bleeding start हो रही है and it is actually preparing for the next menstrual cycle. If the egg has been fertilized, the menstrual cycle may temporarily stop till the birth of child. ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया है, then for the next 7 to 8 months or 9 months, no eggs will be formed. ठीक है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तभी लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। तो ओव्यूलेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्पररीली स्टॉप टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। और यहां हमने बर्थ वाले में क्या पढ़ा था कि जैसे ही बर्थ हो जाएगा उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वो यूट्राइन लाइनिंग जो है वो बाहर भी आ जाएगी। तो मतलब आफ्टर दैट 8 month द ब्लड विल कम आउट एज मेंस्ट्रुएशन ही होगा उसके बाद, बट बीच में उस पीरियड में, जेस्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुएशन
नहीं होगा, टेम्पररीली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपका पूरा रिप्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट आते हैं बर्थ कंट्रोल में, है ना। देखिए अभी तक अपन रिप्रोडक्शन कर रहे थे कि बच्चा कैसे होगा, अब ये देखना कि बच्चे कैसा ना हो, है ना, बच्चा नहीं होने देना है, तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल है। ठीक है, कि हम ऐसे क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं जिससे रिप्रोडक्शन ना हो। और इसका रीजन ये है जस्ट टू चेक द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है, जस्ट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वी शुड कीप एन आई ऑन बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ना, जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स होते हैं, दे आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आर अडॉप्टेड टू प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है ना, प्रिवेंट है। प्रेजेंट कैसे होगा, प्रिवेंट है ना, प्रिवेंट अनवांटेड कंसेप्शन एंड टू हैव अ सफिशिएंट गैप बिटवीन सक्सेसिव बर्थ। दोनों रीजन होते हैं कि एक तो हम चाहेंगे कि और बर्थ ना हो, या फिर अगर हमारा एक अभी बच्चा हुआ है तो अगले बच्चे के बीच में गैप हो। जैसे आप लोग के भी छोटे भाई बहन होंगे तो बीच में आप और उनके एज में गैप है ना, तो इट हैज टू बी सम ईयर गैप बिटवीन टू चाइल्ड। उससे होता क्या है, हम पहले एक चाइल्ड बर्थ हुआ है उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, वो 3-4 साल तक थोड़ा बड़ा होगा तो उसके ऊपर हम एक ही पे फोकस करेंगे। अब थोड़ा ये बड़ा हो गया 4-5 साल का, देन वी कैन प्लान फॉर अ सेकेंड बेबी, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों को एक साथ पालने के चक्कर में हम दोनों को ही ठीक से ना पाल पाए। तो इसलिए एक गैप होता है फ्रॉम फर्स्ट बेबी टू अ सेकेंड बेबी, तो उस बीच में वी कैन यूज दिस बर्थ कंट्रोल मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एम आई क्लियर? मतलब द स्पर्म विल एंटर द वेजाइना बट इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज, हमें वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकना है। ठीक है, तो मेथड्स देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो अलग अलग मेथड्स हैं, देयर आर सम मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल बैरियर बोलो या उसको फिजिकल मेथड्स बोलो, देयर आर सम केमिकल मेथड्स, मे बी सम मेडिसिन, है ना, और देयर आर सम सर्जिकल मेथड्स जहां पे हम कुछ ऑपरेट करके या सर्जरी करके ही कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे बर्थ कंट्रोल करने का, बट दो सॉल्यूशंस आर परमानेंट। देखिए आपने सर्जरी करा के प्रॉपर वो वास डेफरेंस या फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है, और अगर वास डेफरेंस और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, दोनों में से कोई एक भी ब्लॉक हो गया, देन द स्पर्म मे नॉट कम आउट, क्योंकि वास डेफरेंस बंद हो गया है तो टेस्टिस से स्पर्म पेनिस तक आ ही नहीं पाएगा। और अगर फेलोपियन ट्यूब बंद हो गया है तो एग, इट विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट फेलोपियन ट्यूब, और ना ही स्पर्म फेलोपियन ट्यूब से एग तक पहुंच पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो दोनों कराना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हो गया तो इट विल सॉल्व द इशू। एम आई क्लियर? ठीक है, तो वो आपके पर कुछ परमानेंट मेथड है, सर्जिकल मेथड्स आर परमानेंट, केमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल बैरियर मेथड्स आर टेम्पररी। तो पहला है, द नंबर ऑफ मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू पेरेंट एंड रेगुलेट चाइल्ड बर्थ। टू प्रिवेंट होगा ना वो, अगेन वो पेरेंट हो गया है, टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सम ऑफ देम आर, पहला है द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। मतलब आप स्पर्म पेनिस से बाहर तो आया बट इट विल नॉट बी एबल टू एंटर द फीमेल्स बॉडी, और ऐसा तभी हो पाएगा व्हेन समथिंग इज कवर्ड ओवर द पेनिस, ताकि वो जो स्पर्म निकल रहा है, द सीमन, सीमन बोल रहे थे ना अपन, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और समाइनल वेसिकल थे, इन्होंने मिलके कुछ व्हाइटिश कलर का लिक्विड ऐड किया था स्पर्म के साथ। अल्टीमेटली द थिंग विच कम्स आउट इज द सीमन, नॉट जस्ट द स्पर्म, कि वो सिंगल सेल है, राइट, वो सिंगल सेल उस सीमन में ही फ्लोट होकर के फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। तो इट विल कम आउट ऑफ द पेनिस बट इट विल नॉट बी एबल टू एंटर द फीमेल्स बॉडी। मतलब एक मैकेनिकल बैरियर पेनिस में ही होना चाहिए विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल बॉडी, और उस मैकेनिकल बैरियर को बोलते हैं हम कॉन्डम्स ऑन द पेनिस। और सिमिलर कवरिंग्स, वो वॉर्म हो गया, उसको वॉर्न कर लो, WORN, वियर का एक फॉर्म होता है ना, वॉर्न बोलते हैं ना, वॉर्न, वियर का एक इंग्लिश में अपन पास्ट पार्टिकल क्या बोलते हैं, वर्ब का एक फॉर्म होता है ना, वियर, वियर का वॉर्न, ठीक है ना? अरे हाँ या ना, होता है कि नहीं, सुने हो ना? हाँ, क्योंकि वो वॉर्म लिखा गया ना, वॉर्म तो मतलब कीड़ा हो गया, ठीक है, और सिमिलर कवरिंग्स वॉर्न, अरे उसको ठीक कर लेना ना, वरना यही एग्जाम में लिख के आओगे फिर। सिमिलर कवरिंग्स वॉर्न इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो हमको दोनों में से कोई एक चीज करनी है, आइदर द कवरिंग शुड बी प्लेस्ड इन वेजाइना और द कवरिंग शुड बी प्लेस्ड इन पेनिस, ताकि वो स्पर्म
पेनिस से तो निकल जाए बट वेजाइना के अंदर ना जा पाए। तो अल्टीमेटली अगर नहीं जाएगा तो इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, चलिए ये होगा आपका मैकेनिकल बैरियर मेथड, फिजिकल मेथड। सेकंड आते हैं ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हो सकता है बाय टेकिंग सम पिल्स, है ना, बाय टेकिंग सम पिल्स हम एग फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, है ना, या फिर एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो उसको हम किल कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म होता है वो पिल्स के कारण। इट कैन बी डन बाय टेकिंग ओरल पिल्स। Oral pills used by women contain hormones which alter the ovulatory cycle. It can extend the date of ovulation. एग का निकलना जो ओवरी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं डेट को, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डेट को एक्सटेंशन कर सकते हैं यूजिंग दोस पिल्स। ठीक है, बट दे हैव सम साइड इफेक्ट्स इन द लॉन्ग टर्म, so we should not use those pills। ठीक है, थर्ड है यूज ऑफ इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी का शॉर्ट फॉर्म है इंट्रायूट्रिन। एज द नेम सजेस्ट, इंट्रायूट्रिन मतलब ये यूट्रस में ही लगने वाले डिवाइसेस है ना। दिस डिवाइसेस आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब, ताकि फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए तो द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू एंटर द फेलोपियन ट्यूब। इसके हम करते क्या है, devices such as the loop or the copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. But again, something is placed inside the body may create harm, या फिर फीमेल को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है if that something is placed inside the uterus. So the drawback with this device are bleeding and discomfort. ठीक है, एंड लास्ट है सर्जिकल मेथड्स, जिसमें दो सर्जरी हो सकती है, या तो मेल की सर्जरी टू ब्लॉक द वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस है इसलिए उस सर्जरी का नाम भी वेसेक्टोमी है। सुन रहे हैं क्या, वास डेफरेंस से वास आया, तो वेसेक्टोमी इज द नेम ऑफ सर्जरी विच इज डन टू ब्लॉक वास डेफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट। ठीक है, और एक होता है ट्यूबिक्टोमी, स्पेलिंग क्या है, TUBEC, हाँ TOMY। Tubectomy is the surgery in female to block fallopian tube. So if the vas deferens in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. The procedure is called vasectomy. And if the female, fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. Also, the sperm will not be able to reach the egg क्योंकि fallopian tube बीच में ब्लॉक है, तो स्पर्म एंटर तो कर जाएगा, यूट्रस तक पहुंच भी जाएगा, बट फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। और फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, क्योंकि एक दिन के अंदर होना है ना फर्टिलाइजेशन। तो एग निकला, वो एक दिन के अंदर यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज वो इतना मोटाइल नहीं है जितना कि स्पर्म है। तो स्पर्म हैज टू रीच टू द एग इन द फेलोपियन ट्यूब ओनली। समझ रहे हैं ना, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर? ओके, so the procedure is called tubectomy. In both the cases, fertilization will not take place. Surgical methods can be used to create such blocks. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है STDs, that is sexually transmitted diseases. ठीक है, during the process of reproduction, some diseases can be transmitted between males and females. ठीक है, sexual contact के समय if a female is infected by some disease या male is infected by some disease, then that disease can also transfer in the healthy body, from infected body to healthy body. अंदर रखो फोन। ठीक है, so these diseases which spread through sexual contact are called sexually transmitted diseases because they are transmitting through sexual contact. ठीक है, the disease which are spread by sexual contact from an infected person to a healthy person are called STDs, sexually transmitted disease. इसमें एक important है AIDS, that is acquired immune deficiency syndrome, which is caused by a virus known as HIV, जिसका फुल फॉर्म भी नीचे लिखा होगा, दिखेगा एक बार नीचे। एड्स के बारे में एड्स के बारे में ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है ना, ठीक है, बट वो उस वायरस का भी नाम लिख लो आप लोग, एड्स के बगल में ही ना HIV, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो HIV, एंड बाकी उसके बारे में इसका फुल फॉर्म लिख लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म लिखा ना, ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर
इम्यूनो डेफिशिएंसी एक साथ है, एंड वी फॉर वायरस। तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, इट डैमेजेस अवर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो आप बहुत वीक हो जाओगे। थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको डिसीज हुआ, सर्दी खांसी बुखार भी हुआ, तो इट कैन इवन लेड टू डेथ, बिकॉज आपका अब इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पा रहा है, द डिसीज कॉजिंग जर्म से। तो अल्टीमेटली यू विल डाई बिकॉज ऑफ अ स्मॉल हेल्थ इश्यू ऑल्सो। ठीक है। तो इस केस में हमें बहुत आइसोलेटेड होना पड़ता है, रहना पड़ता है, ताकि हम नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको कोई टच कर देगा तो आपको एड्स हो जाएगा। वो आइसोलेटेड इससे रहते हैं कि आसपास से कोई भी छोटी सी बीमारी भी उनके बॉडी में अगर आ गई तो दे विल नॉट बी एबल टू फाइट विद दैट डिसीज। ठीक है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? अच्छा, ये जो तीन और डिसीज लिखी इसके बारे में आप लोग पढ़ना, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स, है ना। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना कि क्या होते हैं ये। जैसे मैंने आपको एड्स के बारे में बताया कि इसमें आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है पूरा, वैसे इन तीनों के बारे में देखना कि और क्या होता है। हालांकि इनके बारे में ऐसे कभी आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछेंगे भी तो दो तीन एसटीडीज के नाम, तो वो नाम बस लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी एज सच जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बोल रहा हूँ कि ये तीनों के बारे में आप लोग सर्च करके देखना कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। ठीक है। So next है, do organism create exact copies of themselves? तो exact copies तभी बनेगी when asexual reproduction take place। हमने देखा है कि asexual reproduction में clones बनते हैं। The uh, child is the exact copy of the parent. The offspring is the exact copy of the parent, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बना है, उसके पास और कोई दूसरे वैरायटी का जीन नहीं आया है, तो इट विल लुक लाइक द सेम एज द पेरेंट। ठीक है। ऑर्गेनिज्म टुक सिमिलर लुक्स, टुक नहीं है वो लुक होगा, उसको लुक करो, टुक लिखा है ना। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। हम दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन सेम है, दो हाथ है, दो पैर है, एक सर है, सब बाकी सारी चीजें ऐसी है ना, तो दिखने में हम सिमिलर हैं भले, बिकॉज अवर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। If body designs are to be similar, the blueprints for this design should be similar. Thus, reproduction involves making copies of the blueprint. Blueprint का कॉपी होता है कि हाँ एक्चुअल जो ढांचा है वो कॉपी हो रहा है ना, बट कैरेक्टर्स एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, देयर आर सम चेंजेस। डीएनए कॉपी होते समय वेरिएशंस आते हैं, एंड दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है। ये मैंने आपको समय बताया था जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस था। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ भी था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते, तो नो चांसेस ऑफ इवोल्यूशन, बट हमारे में वेरिएशंस होते हैं, और यही थोड़े थोड़े छोटे छोटे वेरिएशंस अल्टीमेटली इवोल्यूशन का रूप ले लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स, कि हम एप थे, है ना, हजारों सालों पहले, बट हमें इवॉल्व होने में इतने हजार साल लग गए। तो धीरे धीरे वेरिएशंस आते गए, एंड वी इवॉल्व इनटू ह्यूमन बीइंग्स। The chromosomes in the nucleus of a cell contain information for the inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. ये होता है डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर जीन्स होते हैं। The DNA molecule present in the chromosome defines the characteristics of organism. The DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. ये खुद भी न्यूक्लिक एसिड है ना। आपका जो डीएनए क्या है, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक तरह का मॉलिक्यूल ही है। कोई डीएनए मतलब कोई एंजाइम या कीड़ा वीड़ा नहीं है ना, इट इज अ केमिकल, अ प्रोटीन आप बोल सकते हो। if the information is changed, different proteins will be made. अगर प्रोटीन चेंज हुआ तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, इंफॉर्मेशन चेंज हुई मतलब डीएनए चेंज हो जाएगा। Different proteins will eventually lead to altered body designs. More the difference in DNA, more the difference between the organism. तो यही होता है जब डीएनए कॉपी होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं डीएनए में कॉपी होते वक्त, एंड इट विल lead to different organism. Therefore, DNA is responsible for inheritance. During reproduction, there is formation of new cells which must carry the same amount and type of hereditary information. ये मैंने बात की कि जाइगोट जब बनता है तो उसके पास भी उतने ही जेनेटिक मटेरियल होने चाहिए जितने की मेल में या फीमेल में हो। इससे तो वह हाफ हाफ लेके आते हैं ना, 23 from male and 23 from female, and they fuse together to make 46 in zygote. This is accomplished by DNA copying prior to each cell division. पहले डीएनए कॉपी होता है फिर सेल डिवीजन होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस की। जब मियोसिस होता है तो पहले
न्यूक्लियस टूटता है ना दो पार्ट में, तो जब वो दो पार्ट में टूटता है तो वो डीएनए कॉपी होकर के टूटता है, ठीक है। अब फिर जब कॉपी हो गया तो दो 46 वाले हो गए, अब ये 46 वाले दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं 23 समझे। तो एक न्यूक्लियस से आपको दो टाइप के स्पर्म मिले या दो टाइप के ओवम मिले। As a result, DNA division takes place. Very often, the DNA does not divide to form exact copies. Exact copies नहीं बनती, ठीक है। The process of copying, ये copying का जो DNA का copying का process होता है, will have some variation each time. हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, इसलिए हमारी अगली जनरेशन हमारी पिछली जनरेशन से थोड़ी सी एडवांस होती है या चेंज आता है उनमें, जिसको अपन आम भाषा में जनरेशन गैप बोल देते हैं, ठीक है। The DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Similar हो सकती है but एकदम identical नहीं होगी. This is because DNA division is a biochemical reaction. When a cell divides, the two copies of the cell may be similar but not identical. Similar in a sense कि दोनों सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, right? But वो similar होंगे but not identical, exact copy नहीं होंगे. When DNA of a cell is changed, it will behave in a slightly different manner. Such differences that take place during the division of DNA are called variation. जिसको अपन DNA कॉपिंग के समय का जो चेंजेस बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली उसको वेरिएशन कहा जाता है. And this is the reason why organism cannot make identical copy of themselves. If a cell makes an exact copy of itself, then it is engaging in asexual reproduction. मतलब अगर कोई सेल एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है इसका मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है. Asexual reproduction uses genetic material from a single parent, जबकि sexual reproduction में तो genetic material दोनों parent का यूज हो रहा है, यानी कि equal contribution है. तो during asexual reproduction, the genetic material is copied and passed to the forming daughter cell. When replication is complete, the daughter cell divides away from the parent and becomes an exact replica, या उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन, है ना. हम अपने पेरेंट के क्लोन नहीं है, हम अपने पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स हैं. पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है दे आर क्लोन्स, एग्जैक्ट कॉपी. तो क्लोन्स का मतलब तो एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है, रेप्लिका. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हॉर्न नहीं है वो फ्रॉम होगा ना, फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स आर टेकन. देखा आपको डीएनए ब्रैकेट में डीएनए लिखा, फिर वो हॉर्न आ गया है. हॉर्न क्या होता है ना, फ्रॉम है ना, फ्रॉम होगा. तो क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द parents from both the parents are taken. This results in offsprings having similarities to both the parents. Similarity होंगी, हमारे अंदर अपने पेरेंट्स की सिमिलैरिटी होती है ना, बट हम उनके एग्जैक्टली सेम नहीं होते. बट वी हैव सिमिलैरिटीज, हमारे कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स उनके जैसे होंगे, है ना. कुछ हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे पेरेंट्स जैसी होंगी, पर हम एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे. This results in offspring having similarities to both the parents but are not an exact copy of either one. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस यानी कि वेरिएशन जरूरी क्यों है, वही वेरिएशन ही आगे जाके इवोल्यूशन होता है. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट which leads to the stability of population species. Changes in the ecological system which are beyond our control like varying temperature, varying water levels and natural calamities can wipe out the population species. देखो आप ऐसे समझना कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ना हो तो वो आगे आने वाले क्लाइमेट्स में सरवाइव नहीं कर पाएगा. हम देख रहे हैं, देखिए आज के क्लाइमेट में और आज से 10-15 साल के रायपुर क्लाइमेट में बहुत फर्क है. कि आज हम देख रहे हैं कि हर सीजन चालू होने से पहले पहले गर्मी होती है, फिर अगला सीजन चालू होता है. समझे, मतलब बरसात में भी पहले गर्मी थी, फिर बरसात, अब ठंड आ गई तो पहले गर्मी होगी, फिर ठंड आ रही है. मतलब सीजन्स भी बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं. और अगर इस हिसाब से हमारा बॉडी अपने आप को वेरी नहीं करेगा तो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस क्लाइमेट. यही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है. हो सकता है बैक्टीरिया एक बहुत ठंडे क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पा रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस ओनली उनकी बॉडी के अंदर कुछ वेरिएशंस हुए, जो नया बैक्टीरिया आया उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आए, एंड नाउ that new bacteria which is born is able to survive in